क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित उपन्यास है। त्यागपत्र है, ऋतु चक्र है, परती परिकथा है, चारु चंद्रलेख है। तो जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित उपन्यास है त्यागपत्र। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। परती परिकथा उपन्यास है फड़ी स्वरनाथ रेणुका, और चारु चंद्रलेख हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऋतु चक्र उपन्यास है इलाचंद जोशी का। ऋतु चक्र उपन्यास इलाचंद जोशी का है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। क्या जयशंकर प्रसाद की है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है? तो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का गा है, सीपी और शंख के रचनाकार हैं। रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद। तो सीपी और शंख के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का घा है, बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे। क्या इंदुमती के, परीक्षा गुरु के, हिंदी प्रदीप के, साहित्य सहचर के? तो बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे हिंदी प्रदीप पत्रिका के। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है, और इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है, और परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे साहित्य सहचर किसकी रचना है। अगला प्रश्न है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा, वाग्धारा, साहित्य और समाज, शेखर एक जीवनी। तो मेरे प्यारे बच्चों, वाग्धारा वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की रचना है। साहित्य और समाज रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। सबरपा को, देवसेन को, सराहपा को, खुमाड़रासो को? हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है सराहपा को। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कितनी नावों में कितनी बार रचना है। गिरजा कुमार माथुर की, नागार्जुन की, अज्ञेय की, हरिवंश राय बच्चन की? तो कितनी नावों में कितनी बार रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की। आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1962, और चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1979। तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पद्मावत को, रामचरितमानस को, साकेत को, पृथ्वीराज रासो को? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, और हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है चंदबरदाई को। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य है। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का है, और रामचरितमानस तुलसीदास का है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की है। स्वर्णधूल सुमित्रानंदन पंत की रचना है। यहाँ तक 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक के। कुल मिलाकर के गद्यांश 10 अंक का पूछा जाता है। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उसको पढ़ते हैं अच्छे से।
ठीक है। जन का प्रवाह अनंत होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। सहस्त्रों वर्षों में भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद ही राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह होता है। देखिए यहाँ पर जन शब्द मिल गया, भूमि शब्द मिल गया, पृथ्वी मिल जाए, राष्ट्र शब्द मिल जाए, तो आप समझ जाइए कि राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन सेम यही पूछेगा, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो गद्यांश का पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। गद्यांश के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इसको कैसे याद रखेंगे? रावा, रावा। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप वास्य वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जीवन जन का जीवन कब तक अमर है? तो राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भरती रहेंगी। इसका उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भरती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। ठीक है, तो उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा, बस आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है। तादात्म्य और अजर शब्द का अर्थ। तादात्म्य का मतलब होता है समता, एकता या सामंजस्य। अजर का मतलब होता है अमर, जो कभी नष्ट ना हो। जन का प्रवाह किस तरह होता है? जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह होता है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं रेखा कर इसकी व्याख्या करना है आपको। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है। लेखक के अनुसार जब तक सूरज की किरणें संसार को अमृत से भरती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास में राष्ट्रीय जन ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, पर फिर भी वो अमर है नई आशाओं के साथ। फिर अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अशोक, देखिए अशोक शब्द मिल गया तो आप समझ जाइए अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रम पर पली थी। उसके रक्त संसार कानों को खाकर बड़ी हुई थी, और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्धि हुई थी, वह सामंत उखड़ गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। तो ये कहाँ से लिया गया? अशोक के फूल से लिया गया है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। ठीक है, इसके बाद है दूसरा प्रश्न, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच का प्रतीक कौन है? सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच का प्रतीक है अशोक का वृक्ष। लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी? तो लेखक के अनुसार लाखों करोड़ों व्यक्तियों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है, आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है? तो लेखक के अनुसार आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि वह उखड़ गए हैं, उनका समाज ढह गया है, और उनके विलासितापूर्ण जीवन की धूमधाम भी मिट गई है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। लेखक का कहना है कि संसार का यह नियम है कि जो वस्तु अथवा परंपरा है वह समय के साथ परिवर्तन होता ही है। कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप में आमूल चूल परिवर्तन होकर वह एक भिन्न रूप में हमारे सामने होती है। यही बात संस्कृति के संदर्भ में भी होती है। यही कारण है कि कभी सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकार संस्कृति को जन्म दिया था, वह मन को लुभाने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 अंक का होता है। तो बैठी खिन्ना एक दिवस वह गए में थी अकेली। एक दिन राधा उदासी से परिपूर्ण अपने घर में अकेली बैठी थी। आके आंसू दीर्घ युगल में थे धरा को भिगोते। उसके आंखों से आंसू आ करके उसके नेत्रों को भिगो रहे थे और पृथ्वी को सजल बना रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधों को लो, धीरे से प्रातः वाली सुपौन इसी काल वातायनों से, प्रातः वाली पवन इसी समय खिड़कियों से फूलों के सुगंध को लेकर के धीरे से राधा के घर में प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, यानी दुख को और अत्यधिक बढ़ता देख करके राधा दुखी हो जाती है। धीरे स्वर में श्रीमती राधा से बोध, ठीक है, धीरे स्वर में श्रीमती राधा पवन से कहती हैं, हे प्रातःकालीन पवन हे प्रातःकालीन पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? क्या तुम भी काल की क्रूरता से दूषित हो गई हो? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? तो इसको आपने पढ़ा होगा, पवन दूतिका से लिया गया है।
उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो शीर्षक है पवनदूत का, कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने आपको पूरी बता दिया है। इसके बाद में है घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था। तो घर में दुखी होकर एक दिन घर में अकेले राधा बैठी थी। फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया। फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर प्रातःकालीन सुगंधित वायु ने प्रवेश किया। इसके बाद अगला है राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा। राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर कहा कि हे प्रभातकालीन वायु, तू मुझे इतना क्यों सताती है। क्या तू भी मेरे भाग की कठोरता से प्रभावित होकर दूषित हो गई है। फिर यहाँ पर अथवा करके दिया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। कैकेयी कहती है मुझको यह भरत प्यारा है और तुम इससे प्यारे हो। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, इसलिए तुम मेरे दुगने प्रिय हो। हे राम, तुम मुझसे अलग ना रहो। मैं इसे ना जानूं, मैं इसको तो नहीं जानती हूँ, इसके मन को नहीं जानती हूँ, किंतु तुम तो इसके मन को जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और अपने से ज़्यादा तुम इसको मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ वैसा। तुम भाइयों का प्रेम आपस में यदि सब पर एक जैसा प्रकट हुआ, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, तो मेरा पाप पूर्ण रूपी संतुष्टि में बदल जाएगा। मैं रहूं पंकिला, मैं तो कीचड़ में रहने वाली माँ हूँ। पदम कोश है मेरा, लेकिन मैंने जिस पुत्र को जन्म दिया है वो कमल के समान पवित्र है। यहाँ पर देखिए कहाँ से लिया गया है। केकेयी के अनुताप से। कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने आपको पूरी बता दिया है। इसके बाद है श्री राम को कौन प्यारा है। श्री राम को भरत प्यारे हैं। केकेयी को कौन दुगने प्रिय हैं, क्यों। केकेयी को भरत प्रिय हैं और भरत को राम प्रिय है, इसलिए केकेयी को राम और भरत दो गुने प्रिय हैं। इसके बाद मैं रहूं पंकिला, पदम कोश है मेरा, इसमें रूपक अलंकार है। इसके बाद 5 का नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 5 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। 80 शब्द में लगभग लिखना है। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाई। तो इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसके बाद में अगला है कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है 6 नंबर पंचलाट अथवा लाठी कहानी का सारांश, अथवा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इसका वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में और 5 अंक का है। ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, तो इसको तैयार करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। फिर है खंड खा। प्रश्न नंबर 8 का क्या कह रहा है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है, 2 अंक संदर्भ के लिए और 5 अंक अनुवाद के लिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इसका अर्थ हम आपको बता देते हैं। संस्कृत साहित्य सरस और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य और पद्य में लालित्य भावों को समझने की शक्ति और सुनने की अद्वितीय मधुरता है। अधिक कहने से क्या, चरित्र के निर्माण में जैसी सत्य प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी विवेचना किसी भी साहित्य में नहीं है। संदर्भ कैसे लिखना है देख लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाएं महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। फिर अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याज्ञवल्क्य मैत्री उवाच। मैत्री, याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, है मैत्री, उदस्यान अहम अस्मात् स्थानम अस। मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ। ततः ते अनया कात्यायन्यः विच्छेदम करणवाद इत, इसलिए मैं तुम्हारा और कात्यायनी के संपत्ति का बंटवारा कर दूं। मैत्री उवाच, मैत्री ने कहा, यदि अयम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्ण स्यात्, यदि धन से परिपूर्ण सारी पृथ्वी मेरी हो जाए, तत् किम तेन अहम अमृता समित, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं। यथोप उपकृतम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, जिस प्रकार धनिकों का जीवन होता है उसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन होगा। अमृतस्व तु ना आशा अस्ति वित्तनीति, धन अमरता प्राप्त का साधन नहीं है। तो इसको देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खा नंबर है 8 का नंबर। दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 7 अंक का है।
काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम। यानी बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के अध्ययन के आनंद में बीतता है, इसके विपरीत मूर्खों का समय सोने में, लड़ाई झगड़े में और बुरी आदत में बीतता है। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा करके दिया है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जयंत ते महाभागा जन सेवा परायणा। जन सेवा में तत्पर वह व्यक्ति जयशील होते हैं। जयंत ते महाभागा जन सेवा परायणा। जन सेवा में तत्पर वह व्यक्ति जयशील होते हैं। जरा मृत्यु भयम नास्ति ऐसाम कीर्तनों कोचित। जिनके, ऐसाम माने जिनके, कीर्तनों माने यश रूपी शरीर को, कोचित माने कहीं भी, जरा मृत्यु भय माने बुढ़ापे तथा मृत्यु का भय, नास्ति माने नहीं है। ठीक है, संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर देना है। 4 अंक मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 प्रश्न करना रहता है। इसके बाद है 10 का का, खा और गा। करुण अथवा शांत रस, उपमा अथवा अतिशयोक्त अलंकार, दोहा अथवा रोला छंद। इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो 9 नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों, ये निबंध आप तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके बताएंगे तो आपको निबंध का वीडियो मिल जाएगा। चयनम का संधि विच्छेद होता है चे प्लस अनम। इसके बाद है निश्चला का संधि विच्छेद, तो निस प्लस छला होता है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय का संधि विच्छेद, अंतः प्लस राष्ट्रीय होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खा नंबर है। निम्नलिखित में से किसी दो का समास का नाम लिखिए। तो निर्विघ्नम में समास है अव्ययीभाव समास, दशानन में बहुव्रीहि समास, महात्मा में कर्मधारय समास। 13 नंबर है अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने मोहल्ले की नालियों की सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो ये 8 अंक का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। फिर 14 का पहला है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। तो प्रभुता में प्रभु शब्द है, तल प्रत्यय है। श्रीमती में श्री शब्द है, मतु प्रत्यय है। कटुता में कटु शब्द है, तल प्रत्यय है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो लघुता में लघु शब्द है, तल प्रत्यय है। दीनता में दीन शब्द है, तल प्रत्यय है। महत्व में महत शब्द है, तो प्रत्यय है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खा नंबर है। रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। भिक्षुका पादेन खज्जा अस्ति, यानी भिक्षुक पैर से लंगड़ा है। एनांग विकारा सूत्र से तृतीया विभक्ति है। रमा विद्यालय प्रति याति, इसमें मेरे प्यारे बच्चों अभिता परता समया निक्सा हा प्रति योगे सूत्र से द्वितीय विभक्ति है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।